का एग्जाम्पल है, लाइट वेव्स जो हैं हमारी, ठीक है। और फिर हमने आगे उसके मैक्सवेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और हमने डिस्प्लेसमेंट करंट देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ये एक फॉर्मूला हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्कस करा था, और इस पे, इसके बेसिस पे, कौन से बेस पे, फ्लक्स का जो फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट का, उस पे हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की जाए तो ये फर्स्ट फॉर्म है ना डिस्प्लेसमेंट करंट का। अगर अब यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह डिफरेंट वैल्यूज रख सकती हूँ ना, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्लोज एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, हम एक पर्टिकुलर एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे थे। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह E इंटू ए भी पुट कर सकते हैं। फिर ये हमें क्या मिलेगी, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह भी मैं कुछ और सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे मैं सिग्मा बाय ए लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो हम वही देखेंगे आज, ठीक है। तो हम वही शुरू करते हैं। तो इस पे मैं डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना चाहती हूँ। दिस, देखो इसे ध्यान से देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, एक कैपेसिटर है, एक है ना, एक कैपेसिटर है जिसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 1 मिलीमीटर दिया है। एक कैपेसिटर का सेपरेशन डिस्टेंस डी कितना दिया है, 1 मिलीमीटर दिया है। और आपका एरिया ऑफ कैपेसिटर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। और हमें एट टाइम 1 माइक्रोसेकंड पे डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें अभी अगर हम अपना ओल्ड फॉर्मूला देखें तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। अब देखो हमें दी गई इस इंफॉर्मेशन से अगर हम देखें तो ठीक है, हमें जो है टैक्स गिवन है, उसमें जो है हाँ जी। आपका उसमें आपका वोल्टेज गिवन नहीं है। तो हमें इस फॉर्मूले को किस फॉर्म में लिखना होगा, सबसे पहले तो वोल्टेज के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखें अगर, यस, ऑडिबल ना एवरीवन, आई एम ऑडिबल क्लियरली? यस मैम। हाँ ठीक है। तो अब हम इसे किसके फॉर्म में लिखने चाहें, मैं इसे वोल्टेज के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एनी आइडिया हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाय टाइम। हम इसे वेरिएबल नहीं बोलते, अभी कुछ टाइम के लिए फिक्स कर देते हैं। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म में अगर हटा दूं, ठीक है, तो देखो इस फ्लक्स की जगह, जैसा कि अभी मैंने बताया, इस फ्लक्स की जगह हम E इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये आईडी मेरा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए डिवाइडेड बाई टी। अब देखो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल गिवन है, मुझे टाइम गिवन है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, हमें इसकी वैल्यू मालूम रहती है। अभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को परेशान कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे अपन को वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो कैपेसिटर के अक्रॉस, और ये सेपरेशनल डिस्टेंस गिवन है कैपेसिटर का। तो आप लोगों को मालूम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, potential difference and the separational distance of between two plates of a capacitor। क्या होता था वो, V is equals to E into D, ठीक है। अगर आप लोगों को ये डेरिवेशंस नहीं आते हैं तो हम इसकी डिटेल में भी जाके फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे, एक बार ये हो जाएगा तो, ठीक है। तो ये हमारा V इज इक्वल्स टू E इंटू डी हो गया। तो देखो यहाँ से हम E का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, V बाई डी इज इक्वल्स टू E। अगर ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो ये अब बिल्कुल इजी हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट V बाई डी इंटू टी इंटू एरिया, राइट। अब देखो हमारे पास जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी, हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को उसी फॉर्म में लिख लिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें मालूम है,
एरिया हमको गिवन है, सेपरेशनल डिस्टेंस हमको गिवन है और टाइम हमको गिवन है, तो हम इजीली डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल सकते हैं। तो एक और जनरल फॉर्म डिस्प्लेसमेंट करंट का हमने क्या ड्राइव कर लिया, एप्सिलॉन नॉट V इंटू ए डिवाइडेड बाय dt। इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है तो अब हम न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो भी गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। नो? ओके ओके, वेल एंड गुड। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? दिस इज आवर परमिटिविटी। परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? ओए देख, क्यों देखा नहीं मैम, क्लास लग रही। परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? परमिटिविटी की वैल्यू हमारी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये कैपेसिटर के अक्रॉस हमको गिवन है 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट इंटू एरिया भी अपन को गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट नहीं है, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में होगा 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो इट विल बी 10⁻⁻4, है ना। यूनिट कन्वर्जन आई होप आप लोगों को आते हो, नहीं भी आते तो धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है? सेपरेशनल डिस्टेंस, ये भी अपन को गिवन है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ और इनटू क्या है? टाइम। टाइम अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1 माइक्रोसेकेंड, तो इट विल बी 10⁻⁻6। ये अब बेसिक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। कभी भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो ना, तो पहले ये जो वैल्यूज हैं इन्हें साथ लिख लो। ठीक है, तो इट विल बी 8.85 इंटू 2, जीरो को मत लिखो, और इंटू ये भी 2 इंटू 10 की पावर, देखो ये -12, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो ये क्या हो जाएगा? +3। जब भी बेस सेम होता है और पावर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो प्लस कर देते हैं, और ये इट विल बी -4, ये -3 ऊपर आके +3 हो जाएगा, और ये -6 ऊपर आके +6 हो जाएगा। अब आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8.85 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻, देखो अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये 6 और 3 9, 9 और 3 12। ठीक है, तो ये हमें 12 मिल गया, -12 और -4 -16 हो गया, तो ये हमें क्या मिलेगा? -4। 8.85 का मल्टीप्लिकेशन 4 से कीजिए और बताइए क्या आया। it will be 8.85 into 4, it will be 35.4। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कम ही टाइम रहता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। इज इट क्लियर? इज दिस न्यूमेरिकल क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है तो पूछ लें। नो मैम, नो डाउट। नो डाउट। ठीक है, तो अब हमने दो फॉर्म्स देख लिए हैं। ठीक है, कमिंग मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो देखो अभी हमने दो फॉर्म्स देख लिए हैं। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट करंट अपन ने देख लिया है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। हमारा सेकंड डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट, यस एप्सिलॉन नॉट वी, यस कोई बोले क्या था? एप्सिलॉन नॉट वी ए बाय डी टी। ठीक है, ओके, ये एक फॉर्म हो गया। अब देखते हैं, एक और मैंने अलग तरीके का न्यूमेरिकल दिया है, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है, बट यहाँ पे कुछ और ही होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा, जो कि लास्ट है। क्या कहना चाह रहे हैं? द वोल्टेज इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 10 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, एक आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेराड, एक 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ठीक है,
1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, जो वोल्टेज है वो वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है। अब इसकी यूनिट पे ध्यान दो, वोल्टेज पर सेकंड, वोल्ट पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज दिया है dV/dt। कितना दिया है? 10 वोल्ट पर सेकंड। आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? हमसे पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ कैपेसिटर इन द कैपेसिटर। ठीक है, अभी तक हमने जो भी फॉर्मूलेज देखे उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस नहीं था, ठीक है, और हमें इस बारी कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 1 माइक्रोफेराड। अभी तक हमारे आईडी के फॉर्मूले में ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, इसमें सी कहीं नहीं है, ठीक है, कैपेसिटेंस कहीं नहीं है। अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो सी क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्या होता था? सी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब इस फॉर्म को जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्म को जरा ध्यान से देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे आई डी मेरा कितना है? एप्सिलॉन नॉट वी ए बाय डी इंटू टी। देखो इसमें ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, ये किसकी वैल्यू होती है? कैपेसिटेंस की। कौन सी कैपेसिटेंस की? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। क्या होती है ये? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू होती है सी की। अगर आपको सी फाइंड करना है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूलेज आते हो, अगर नहीं भी आते होंगे तो वी विल डिस्कस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हम बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आई डी सी। अब देखो क्या बचा हमारा? ये बचा पोटेंशियल डिफरेंस और ये बचा टाइम। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा आ गया है थर्ड फॉर्म डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो अगर आपको कभी भी कैपेसिटेंस दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी आपको फ्लक्स दिया होगा तो ये फॉर्म यूज करेंगे, कभी आपको सेपरेशनल डिस्टेंस दिया होगा कैपेसिटर का तब आप ये फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। हम डायरेक्ट ये रख सकते हैं आई डी इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। कैपेसिटेंस अपन को कितना दिया है? इट विल बी 1 माइक्रोफेराड। तो 1 माइक्रोफेराड कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा 10 की पावर -6। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हमें गिवन है 10। आंसर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो गया? 10 की पावर -5। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, अगर आपने ये जनरल फॉर्म्स देख लिए एक बारी तो फिर ये न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए इजी है। अगर ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद रहेगा तो इट विल बी इजी, अदरवाइज आपको ऑन द स्पॉट इसे ड्राइव करना होगा, तब ये ट्रिकी होगा। बट एक बारी हम फॉर्मूला याद कर लें, जनरल फॉर्मूलेज याद कर लें तो क्वेश्चन फिर इजी हो जाता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? यू आर गिवन अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेराड। यस, क्या कह रहे हैं? यू आर गिवन अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेराड। आपके पास ही क्या है? एक 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ओके, क्लियर, ठीक है। हाउ वुड यू एस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर? आप इस कैपेसिटर के अंदर कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यस, एनी आइडिया? कोई हमें बताएगा हम ये कैसे करेंगे? बहुत इजी है, तीनों में से बस एक फॉर्मूला सोचना है और आपका आंसर फौरन आ जाएगा। मैं तीनों फॉर्मूलेज यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग इसे अटेम्प्ट करने को ट्राई करो। आई होप शायद आ जाए। मैंने तीनों फॉर्म्स लिख दिए हैं। जो इंफॉर्मेशन दी गई है
उसके बेसिस पे सोचो, हम इसमें से डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन है, इस बार हमें ये बताना है कि हम कैसे 1 एम्पेयर करंट को स्टेब्लिश करेंगे। हमें ऐसे सर्किट में अपने ऐसी क्या अरेंजमेंट करनी होगी कि एक 1 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर कितना करंट प्रोड्यूस करे, कितना डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करे, 1 एम्पेयर का। यस, एनी आइडिया? फर्स्ट लॉ लगे। फर्स्ट लॉ लगेगा, ओके ठीक है। फर्स्ट लॉ अगर हम लगाएं, देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले तो हमें ये देखो आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आपने अगर ये सोच देखो, हमें गिवन है कैपेसिटेंस, बस कैपेसिटेंस तो देखो सिर्फ लास्ट फॉर्मूले में है। कैपेसिटेंस अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ लास्ट फॉर्मूले में है, सी क्या है, कैपेसिटेंस, संधारिता, राइट। तो देखो लास्ट फॉर्म में अगर यूज करें, ये बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, बट अगर एक बार आप देखोगे तो बहुत इजी लगेगा सॉल्यूशन के बाद। आईडी क्या होगा, सी इंटू डीवी बाई डी टी। आईडी क्वेश्चन में आपको 1 एम्पेयर गिवन है, कैपेसिटेंस आपको 1 माइक्रोफेराड दैट इज 10⁻⁻6 फेराड गिवन है, डीवी बाई डी टी। तो यहां से आप देख सकते हैं 1/10⁻⁻6 डीवी बाई डी टी, और 1/10⁻6 का मतलब क्या होगा, 10⁻6, यही आपका आंसर है। डीवी बाई डी टी अगर 10⁻6 हो गया, इसका मतलब अगर आपने कैपेसिटर के अक्रॉस 10⁻6 के आसपास वोल्टेज पर सेकंड मेंटेन रखा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। इज दिस क्लियर? बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन को फ्रेम अच्छे से किया है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। एनी डाउट? नो मैम। नो डाउट्स, ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। तो यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा टॉपिक क्लोज हो गया है। यही 3 फॉर्म्स हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के, और बस सारे फॉर्मूलेज हैं जो मैंने बता दी हैं। कोई डाउट है? नो मैम। मैम। नो डाउट, ओके गुड, वेल एंड गुड, नो मैम। ठीक है, ओके। और एक यही आपका आप लोग सब अगर एनसीईआरटी यूज करते हैं तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मैं समझा देती हूँ सिर्फ आपको, और आप लोग सॉल्व खुद कर लेना, ओके। एनसीईआरटी का आई गेस क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस हैं। तो एक मैं डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे, बाकी दूसरा आपसे इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स। देखो 2 सर्कुलर प्लेट्स दे दिए हैं हमें, और इनका रेडियस कितना गिवन है, एक का 12 सेंटीमीटर और दोनों का 12 सेंटीमीटर, और ये कितने डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों सर्कुलर प्लेट 5 सेंटीमीटर के सेपरेशनल डिस्टेंस पे गिवन है, ठीक है। द कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। कह रहे हैं कि ये कैपेसिटर जो है किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया गया, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई किया गया, जो कि कह रहे हैं इज नॉट शोन इन फिगर, आपको फिगर में नहीं दिया गया। आगे बोल रहे हैं द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। जो चार्जिंग करंट है वो कितना है, 0.15 एम्पियर है, ठीक है। तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। क्या फाइंड आउट कीजिए, कैपेसिटेंस फाइंड आउट कीजिए। अभी मैंने जस्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था, क्या था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ना। अभी अपन ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो देखो इसमें एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, एरिया, देखो एरिया के लिए आपको क्या दिया है, रेडियस गिवन है, एरिया के लिए आपको क्या गिवन है, रेडियस। कैसा कैपेसिटर है आपके पास, सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है। तो सर्कुलर प्लेट, सर्कल का एरिया, अगर रेडियस गिवन है तो सर्कल का एरिया निकालने में तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा एक सर्कुलर प्लेट का एरिया, एक सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होगा,
यस, सिंपल, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। डी क्या होता है? सेपरेशनल डिस्टेंस, ये भी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट? ओके, तो ये तो इजीली हो जाएगा, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ना, ये इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? find the rate of change of potential difference between the time. Rate of change of potential difference. Rate of change मतलब dv by dt. Potential difference time के साथ change हुआ, मतलब dv by dt आपसे बोला find out करो। तो कैसे find out करेंगे? Any idea? कैसे फाइंड करेंगे? मैं करके बताऊं या हो जाएगा? देखो, हमें सिर्फ ये देखना है इस फॉर्मूले शीट में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपसे क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब लास्ट फॉर्मूला ही है जिसमें सिर्फ आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आईडी हमारा क्या हो जाएगा? देखो, आईडी ये है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट विल बी सी इंटू डी वी बाई डी टी। देखो, ये रहा dv बाई dt, तो dv बाई dt अपना क्या आ जाएगा? id बाई c। id बाई c इज इक्वल्स टू dv बाई dt। क्लियर? ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और चीज आपको समझना पड़ेगी। यहाँ पे बोला गया है कि जो चार्जिंग करंट है, ठीक है, क्या बोला गया है कि जो चार्जिंग करंट है वो 0.15 एम्पेयर है। क्या है? 0.15 एम्पेयर है। यही चार्जिंग करंट आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो कंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। यही मैक्सवेल ने प्रूफ किया था। ठीक है, ये शायद मैं कल बताना भूल गई थी कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। तो आईडी की जगह हम लिखेंगे 0.15 और सी की जगह पे ये पूरी वैल्यू को फाइंड आउट करके लिखना है एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाय डी। तो ये हमारा आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सॉल्व हो जाएगा या सॉल्व करते चलें? हो जाएगा मैम। हो जाएगा ना? ओके, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते? हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा मैम। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ए, वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। पूछ रहे हैं ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। इजी। आपको एक ही बात तो याद रखना है कि जो कंडक्शन करंट है, जो कंडक्शन करंट है, दीपेश म्यूट कर लीजिए बेटा, आवाज आ रही है। दीपेश, यस, जो कंडक्शन करंट है वो किसके इक्वल होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो इसका आंसर तो जस्ट क्या हो जाएगा? 0.15 एम्पियर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस किरचॉफ्स फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये मैं डिलीट कर रही हूँ, कर दूं? कर दूं डिलीट? यस मैम। ओके। थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछ रहे हैं कि किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल क्या होता था? किरचॉफ्स करंट रूल, केसीएल। बोल रहे हैं क्या यहाँ पे केसीएल वैलिड है? सॉरी, क्या पूछ रहे हैं क्या केसीएल यहाँ पे वैलिड है? तो कोई मुझे बताएगा केसीएल क्या होता था? किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या बोलते थे? यस, केसीएल में क्या बोलते थे? कोई बताएगा? मैम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है। क्या कहता है आपका? मान लो आपके पास ये 3 वायर्स हैं, ठीक है, ये 3 वायर्स हैं। तो केसीएल सिर्फ बहुत सिंपल बात बोलता है कि जितना करंट एंटर होगा, मान लो ये I1 है, जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट जो है एग्जिट होगा। क्या होता है? जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट जो है एग्जिट होगा। या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि जो इनकमिंग करंट होता है,
क्या जो आपका इनकमिंग करंट है वो किसके इक्वल होता है? आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। ठीक है, इनकमिंग करंट किसके इक्वल होता है? आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है, ये कहता है किरचॉफ्स लॉ। तो हमसे पूछा गया क्या हर प्लेट पे, कैपेसिटर की हर प्लेट पे क्या ये रूल वैलिड है? डिस्प्लेसमेंट करंट का ये जो रूल है हमारा, ये वैलिड है? हाँ बिल्कुल। देखो अगर मैं एक कैपेसिटर बनाऊं, यहाँ पे प्रॉपर, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। देखो अगर ये मैं बोलूं कि ये एक कैपेसिटर है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कंडक्शन करंट होगा? ठीक है, कंडक्शन करंट अपन को क्वेश्चन में कितना गिवन है? 0.15 एम्पियर। तो इस प्लेट में कितना करंट एंटर किया? 0.15 एम्पियर। अच्छा, अब इसमें से एग्जिट कितना करंट करेगा? एग्जिट करेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। हमें मालूम है कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी करंट कितना? 0.15 एम्पियर। इसके बाद फिर ये वायर है तो कंडक्शन करंट होगा, फिर वो भी कितना होगा? 0.15 एम्पियर। इसका मतलब लीविंग करंट जो है, हाँ, जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल है। इसका मतलब किरचॉफ्स लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं यस, conduction current is equal to the displacement current. That's why we can apply Kirchhoff's first rule over here. Is it clear? Yes, ma'am. मैम। Doubt कुछ? No, No, ma'am. ma'am. ओके ठीक है, तो बस अब इतना कंडक्शन करंट में बहुत है। कंडक्शन करंट के हमने सारा कुछ देख लिया है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली कर पाओगे इसे। बस आपको ध्यान किन बातों का रखना है, एक और बात देखो कि डिस्प्लेसमेंट करंट में जो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये इक्वेशन यहीं से हम इसे मल्टीपल फॉर्म्स में लिख सकते हैं। फ्लक्स की जगह हम E इंटू ए लिख सकते हैं। आपको हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल लें तो आपको सिग्मा बाय ए लिखना होगा। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बोल दिया तो आपको V बाय डी लिखना होगा। इन टर्म्स ऑफ फोर्स बोल दिया तो आपको F बाय क्यू लिखना होगा। ठीक है, तो बस अगर आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं अलग अलग ई के तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी फॉर्मूले, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉप, अच्छा ये सेशन एक्सपायर होने वाला है राइट 6 मिनट्स में, तो सब फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके ठीक है, तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे ना। सबसे पहले थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी देखेंगे डिटेल में। ओके देखो, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी थी, जिन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए। एग्जाम्पल था लाइट वेव्स। इसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और जो मैग्नेटिक वेक्टर होता है वो आपस में कैसे होते हैं? आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर, राइट ना, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसे हम बोल रहे हैं कि ऐसी वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, अगर अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो देखो ये फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कब आपको समझ में आएगी? जब आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना, तो सोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आखिरकार सोर्स क्या है? ये अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप पूछें कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, देखो हमें मालूम है। हम पहले कुछ कंडीशंस देखते हैं जो हमने कल देखी थी। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए, आपको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए तो आपके पास कैसी फील्ड होनी चाहिए? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। कैसी फील्ड होना चाहिए आपके पास? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। और इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। तो ये बन जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये टाइम वेरिंग फील्ड जो है हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो हमारे पास 3 तरीके के चार्जेस होते हैं, है ना। हमारा जो चार्ज होगा वो 3 तरीके का यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं सबसे फर्स्ट देखूं तो मैं बोलूंगी चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रुका हुआ हो। तो जब चार्ज रुका हुआ होगा तो कैसी फील्ड प्रोड्यूस होगी?
जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, एक होगी। जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा तो फ्रॉम द फॉर्मूला F/Q आपकी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैसी फील्ड चाहिए? टाइम वेरिंग फील्ड चाहिए। तो इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हम सेकंड देखें कि अगर चार्ज जो है, चार्ज अपन का मोशन में हो, पर कैसा मोशन हो? यूनिफॉर्म मोशन हो। कैसा मोशन हो? यूनिफॉर्म मोशन हो। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब भी ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट? एक जैसी स्पीड के साथ अगर ट्रैवल करेगा हमारा चार्ज तब भी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करेगा? अगर चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होगी? यस, अगर चार्ज मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि वहां पर करंट भी होगा फिर। यस, वेरी गुड। अगर हमारा चार्ज मोशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से या फिर एम्पियर सर्किटर रूल के हिसाब से एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि यूनिफॉर्म रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन में भी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। अब इसके बाद इसका थर्ड टाइप बचा। थर्ड आपका क्या होता है? थर्ड आपका क्या होता है? एसिलरेटेड चार्ज। थर्ड क्या होता है? एसिलरेटेड चार्ज। एसिलरेटेड चार्ज मतलब चार्ज कभी धीरे चल रहा हो, कभी तेज चल रहा हो, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, अब ये एसिलरेटेड चार्ज बोल लो या फिर ऑसिलेटेड चार्ज बोल लो। ऑसिलेशंस पढ़ते थे ना 10th क्लास में, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। एक ही बार में पेंडुलम जैसे रहता है, पेंडुलम में कैसा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है ना। ये पहले ऑसिलेटरी मोशन। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है। इस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो अगर यस हमारा मैम। ना ऑसिलेटरी चार्ज है या फिर एसिलरेटेड चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब ये कैसे होता है? ठीक है, ये कैसे होता है? एसिलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे किससे प्रोड्यूस करता है? ये मैं आपको बता सकती हूँ और एलसी ऑसिलेटर से। किसके थ्रू प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? एसिलरेटेड चार्ज बोल लो, ऑसिलेटरी चार्ज बोल लो, या फिर बोल लो विद द हेल्प ऑफ एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेटर। ठीक है। तो ये एलसी एसिलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस तो होती हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दीज वेव डज नॉट कैरी एनी चार्ज। ये अपने साथ चार्ज लेके नहीं घूमती। जैसे कि अपन की लाइट वेव, सन रेज में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये एक एसिलरेटेड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन आई गेस आपका नीट 2013 का है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है? एसिलरेटेड चार्ज या फिर ऑसिलरेटेड चार्ज? नीट 2013 या 14 ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, ये 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर होने वाला है। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। तो सब लोग फिर से रीजॉइन कर लेना। ओके ओके मैम। ओके।